गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका पार्ट 1 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके 2 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग दूसरे पैथोजेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि थर्ड पैथोजन था हमारे पास प्रोटोजोआ। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोअन डिजीजेस। कौन से प्रोटोजोअन डिजीजेस हैं जो ह्यूमन बींग्स में बेसिकली पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया बहुत कॉमन नाम जो हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर सुनते हैं, और इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में ट्रांसमिटिंग एजेंट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। मच्छरों से फैलता है। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम 4 तरीके के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाe एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 तरीके के प्लाज्मोडियम जिनके कारण मलेरिया डिजीज होता है, जिसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है ये सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है। सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है ये। बाकी कंपैरेटिवली माइल्ड होते हैं, जिसमें कि ओवेल मोस्ट माइल्ड होता है, और वाइवेक्स एंड मलेरियाe ये दोनों ही टेटेनियन टाइप के होते हैं। प्रोटोजोआस बेसिकली जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और प्लाज्मोडियम ये एक पैरासाइट की तरह रहता है, जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है। इसका प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज, मॉस्किटो, एंड सेकेंडरी होस्ट इसकी ह्यूमन बीइंग। आधी लाइफ साइकिल इनकी फीमेल एनोफिलीज के अंदर कंप्लीट होती है और आधी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ये जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं ये एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज के काटने की वजह से इनके स्पोरोजॉइड्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुंच जाते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुंचने के बाद इनकी आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते वक्त इनमें एक स्पेशल टाइप का ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशल टॉक्सिन बनना शुरू हो जाता है, हीमोजोइन, जिसके कारण तेज फीवर आता है और शिवरिंग आती है, जिसको कि हम मलेरिया कहते हैं। और उसके बाद ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वापस से फीमेल एनोफिलीज में जाकर के, जहाँ पर स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें हम लोग। तो सबसे पहले फीमेल एनोफिलीज के थ्रू बाइट करती है, उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बाइट करने से
ये स्पोरोजोइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बॉडी में ये स्पोरोजोइट्स आने के बाद ये स्पोरोजोइट्स उसके लिवर में पहुंच जाते हैं। लिवर में पहुंच जाते हैं। लिवर से ये ट्रांसमिट होने लगते हैं ह्यूमन ब्लड में। लिवर में पहले इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो लिवर में होता है, ये स्पोरोजोइट्स लिवर की सेल्स को रप्चर करके तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद ये ब्लड में पहुंच जाते हैं, ह्यूमन ब्लड में पहुंच जाते हैं। ह्यूमन ब्लड में आरबीसीज में पहुंचते हैं और फिर आरबीसीज में इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और आरबीसीज को बस्ट करने के बाद इनमें गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। आरबीसीज को बस्ट करते जाते हैं और नए आरबीसीज को इन्फेक्टेड करने के बाद इनमें गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। जब इनमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम पर एक टॉक्सिन बनता है, हीमोजोइन। इस हीमोजोइन टॉक्सिन के कारण तेज फीवर आता है और चिल्स महसूस होते हैं, शिवरिंग्स महसूस होते हैं, जिसको हम मलेरिया कहते हैं। अब ये गैमेटोजेनेसिस मींस गैमीट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ये गैमीट्स आप जैसे ही कोई फीमेल एनोफ्लीस बाइट करती है उस इन्फेक्टेड पर्सन को, ये गैमीट्स ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल एनोफ्लीस में। फीमेल एनोफ्लीस की गट में पहुंच जाते हैं। उस गट में इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट से स्पोरोजोइट बनता है और ये स्पोरोजोइट पहुंच जाता है फीमेल एनोफ्लीस के सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड्स में, और उन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा के माध्यम से जैसे ही वो फीमेल एनोफ्लीस बाइट करती है किसी भी हेल्दी पर्सन को, तो ये सलाइवा के थ्रू प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, व्हिच इज नोन एज मलेरिया। तो दो होस्ट होते हैं इसके, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे जो इंडियन मेडिकल सर्विसेज में
मेडिकल सर्विसेज में कार्यरत थे और 1897 में इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया डिजीज होता है वो फीमेल एनफ्लीज के काटने की वजह से होता है, जहां पर स्पोरोजोइट्स का ट्रांसमिशन। तो ये कुछ बेसिक लाइफ साइकिल थी फीमेल एनोफ्लीज की, सॉरी प्लाज्मोडियम की, जो 2 होस्ट में जाकर के कंप्लीट होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स क्या है मलेरिया के? हर 3 से 4 दिनों के बाद 3 to 4 डेज में हाई फीवर विद चिल्स, शिवरिंग्स के साथ में आता है, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, सोर थ्रोट, और कभी कभी जब ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर स्टेजेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से जॉइंटिस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो आरबीसीज है वो यहाँ रप्चर होने लगी थी, तो ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पाती और जॉइंटिस क्रिएट हो जाता है या पर्सन एनीमिक हो जाता है, जिसके कारण पर्सन में लीड टू डेथ, उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इनको क्योर करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जैसे क्लोरोक्विनिन, टेरामाइसिन, टेट्रामाइसिन, इस तरीके के इस तरीके की मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिनका यूज़ मलेरिया जैसे डिजीजेस को क्योर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट डिजीज जिसके बारे में बात करेंगे, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, ये अमीबिक डिसेंट्री बेसिकली कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, लेकिन जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है दैट इज हाउस फ्लाई, ट्रांसमिटिंग एजेंट। इसको ट्रांसमिट करने वाली है हाउस फ्लाई। अब ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो एक प्रोटोजोआ है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे पहुंचता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर? जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पर वेस्ट इकट्ठे होते हैं, उसके थ्रू ये ह्यूमन फीकस में, ह्यूमन वेस्ट में पहुंच जाता है और जब ह्यूमन फीकस रिलीज होते हैं तो उनमें ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट होता है। इन फीकस के ऊपर जैसे ही हाउस फ्लाई बैठती हैं, ये अपने विंग्स पर, अपने पैरों पर इन प्रोटोजोआस को कलेक्ट कर लेती हैं और उसको खाने की चीज़ों पर, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, जब उनके ऊपर जाकर के ये हाउस फ्लाइज जो कंटामिनेटेड
जो फूड और ड्रिंकिंग वाटर था उसको कंटामिनेटेड कर देती है। और कंटामिनेटेड करने के बाद ये एंटामीबा उस फूड को जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है, ये एंटामीबा उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और डिजीज क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। अब अमीबिक डिसेंट्री होने के बाद क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो सिम्टम्स क्या होते हैं? अमीबिक डिसेंट्री के सिम्टम्स हैं कंटिन्यूअस स्टूल डिस्चार्ज, बार बार स्टूल का डिस्चार्ज करना, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस along with blood clots, खून के साथ में। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको खूनी पेचिश के नाम से भी जानते हैं। म्यूकस होता है और ब्लड क्लॉट्स उसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, क्रैम्प्स महसूस होते हैं, ऐंठन जिसको कहते हैं, पेन इन लोअर एब्डोमेन, बॉडी के निचले हिस्से में सीवियर पेन होता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स महसूस होते हैं, दर्द होता है पेट में, भूख नहीं लगती है और स्टूल्स के साथ में म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स आते हैं। इनको क्योर करने के लिए, इनका प्रिवेंशन करने के लिए बेसिकली खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, उनको हमेशा धोकर यूज़ करना चाहिए और खाने से पहले हाथों को धुल लेना चाहिए। इस तरीके के डिसीजेस बेसिकली छोटे बच्चों में पाए जाते हैं जो मिट्टी या ऐसी चीज़ों में खेलते रहते हैं और उसके बाद बिना हाथों को धोए हुए खाने को खा लेते हैं। तो ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो उनके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और अमीबिक डिसेंट्री जैसे डिसीजेस को क्रिएट करता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ हेलमिंथ डिजीजेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ हेलमिंथेस डिजीजेस के बारे में जिसमें से सबसे कॉमन है एस्कैरियोसिस एंड नंबर 2 है फाइलेरियोसिस। एस्कैरियोसिस बच्चों के पेट में जनरली कीड़े हो जाते हैं, राउंड वर्म्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज एस्कैरियोसिस। बेसिकली इसका कॉजल एजेंट है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जिसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं। एक कृमि होता है जो बच्चों के इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, किसके थ्रू? कंटामिनेटेड फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या सोय। जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होते हैं इसके एग्स
मिट्टी में पड़े हुए होते हैं और उस मिट्टी से उगा हुआ वेजिटेबल या फ्रूट्स उससे कंटामिनेटेड हो जाते हैं जब हम उसको प्रॉपरली नहीं धोते हैं। तो वो जो एग्स होते हैं वो हमारे खाने के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो हमारे इंटेस्टाइन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके एक डेवलप्ड एस्कैरिस लुब्रिकॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स बॉडी से ब्लड को, इंटेस्टाइन से ब्लड को सक करते रहते हैं और जिनमें ये डिजीज़ एस्कैरियासिस डिजीज़ होता है उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स क्या हैं? वो सिम्टम्स रहते हैं बेसिकली इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग जो इंटेस्टाइन में होती है ज़्यादातर, उसके साथ साथ मस्कुलर पेन होता है पेट में, मसल्स में मस्कुलर पेन, इन एब्डोमेन, इसके साथ साथ एनीमिक हो जाते हैं एंड और क्या प्रॉब्लम होती है जैसे ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, तो स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये कुछ इनके सिम्टम्स हैं और इनको क्योर करने के लिए बच्चों को मिट्टी में कम से कम खेलने दें और खेलने के बाद में उनके हाथों को अच्छे से साबुन से धुलाएं, खाना खाने से पहले हाथों को बार बार धोएं और जो खाने की चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली ढक कर रखें और यूज़ करने से पहले उनको धोना चाहिए। इसी तरीके से फाइलेरियासिस रोग जो है ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। वॉकेरिया, ब्रोंक्राफ्टी जो क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स के कारण ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट, ट्रांसमिटिंग एजेंट इसका फीमेल क्यूलेक्स है। अब कैसे पहुंचता है? फीमेल क्यूलेक्स के काटने से ये जो वोकेरिया ब्रोंक्राफ्टी है ये हमारे लिम्फ्स में पहुंच जाता है, लिम्फ नोड्स पे पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद ये उनकी ब्लॉकेज कर देता है और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जेनिटल पार्ट्स होते हैं उनमें और लोअर एब्डोमेन के लिम्फ नोड में ये इकट्ठा हो जाता है और उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और इस डिजीज़ की वजह से जो लेग्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की, लेग्स एंड लोअर एब्डोमेन जो होता है वो बहुत स्वेलअप हो जाता है, जिसके कारण हम इस रोग को एलिफेंटेसिस के नाम से भी जानते हैं। हाथी पांव, हाथी के समान पैरों का फूल जाना एलिफेंटेसिस रोग कहलाता है। तो इसका जो निदान है वो यही है कि क्यूलेक्स या मॉस्किटोज को डेवलप होने से रोका जाए और साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज फंजाई। नेक्स्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म या नेक्स्ट पैथोजन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज फंगल डिजीजेस। फंजाई से कॉज होते हैं जिनके इम्पॉर्टेंट जेनरास हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मेटोफाइटोन। ये जो फंगस होते हैं बेसिकली ये स्किन को इन्फेक्ट करते हैं
नेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, टोज के और फिंगर्स के, या उन बॉडी पार्ट्स को जो दबे रहते हैं, जैसे एल्बो के बीच का रीज़न है, टोज के बीच की जो स्किन होती है वहाँ पर जहाँ पर नमी बनी रहती है, तो ये उन पार्ट्स को इन्फेक्टेड करते हैं। इनके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स में हम बेसिकली देखते हैं ड्राई लेजन्स दिखाई देते हैं, ये स्केली होते हैं, सूखे निशान वाले स्केली पैचेस जैसे दिखाई देने लगते हैं। इनमें हाई इचिंग होती है, तेज खुजली आती है, रेडिश, दानेदार, ग्रेन्युलर हो जाते हैं। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं सॉइल के मींस से, या ऐसी जगहों पर जहां पर ह्यूमिडिटी कंटेंट ज्यादा होता है। इनके लिए ह्यूमिडिटी एंड हीट हाई फेवरेबल कंडीशंस हैं। जहां पर ये इजीली डेवलप कर सकते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स जो होते हैं वो स्किन पर या नेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर स्किन को या नेल्स के पार्ट्स को इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। इनको क्योर करने के लिए सूखे, साफ, स्वच्छ वातावरण में रहना जरूरी होता है, जिसकी वजह से ये स्पोर्स वहां पर नमिड या ह्यूमिडिटी के कारण ये डेवलप ना हो पाए। तो ये कुछ पैथोजेंस थे, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस थे जो डिफरेंट पैथोजेंस के कारण ह्यूमन बॉडी में डिजीज क्रिएट करते हैं। इन डिजीजेस को हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस का नाम दिया था। यहाँ पर हम उन डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे कंट्रोल मेजर्स के बारे में, कुछ उन डिजीजेस के बारे में जो इन्फेक्शियस नहीं होते बल्कि इनबॉर्न हो सकते हैं या किन्हीं और कारणों से हो सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कैंसर जैसे डिजीज के बारे में। थैंक यू।